मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पीएम मोदी ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। केंद्रीय मंत्रियों को उनका विभाग मिल गया है। अमित शाह को गृह मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है और अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, पहले भी इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया था। एस जयशंकर को भी पहले विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी और एक बार फिर से वही मंत्रालय उनके नाम है। निर्मला सीतारमण को भी वित्त मंत्रालय दोबारा दिया गया है। नितिन गडकरी की बात करें तो इन्हें भी सड़क और परिवहन मंत्रालय दोबारा दिया गया है। गिरिराज सिंह जो बिहार के फायर ब्रांड नेता हैं, उन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री दी गई है। बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मंत्रालय। चिराग पासवान की बात करेंगे, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री उन्हें बनाया गया है, जैसे कि उनके पिता और चाचा को भी यही जिम्मेदारी दी गई थी। जीतन राम मांझी को और अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी की बात कर रहे थे, उन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय मिला है। शिवराज को कृषि एवं किसान मंत्रालय दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान को। तो ये अहम मंत्रालय है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला है, बहुत ही अहम जिम्मेदारी। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल को जिन्हें पहले रेल मंत्रालय मिला था, उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव की चर्चा कर लेते हैं, उन्हें रेल मंत्रालय दिया गया है, रेल मंत्री बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव। ललन सिंह जो कि बिहार से हैं, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, पंचायती राज मंत्री उन्हें बनाया गया है। नित्यानंद राय की बात कर लेते हैं, पहले भी गृह राज्य मंत्री थे, एक बार फिर से इन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर जो बिहार से हैं, कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। तो बिहार के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बिहार के मंत्रियों को। झारखंड से संजय सेठ, रांची से इस बार लोकसभा का चुनाव जीता, रक्षा राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। इसके बाद सतीश चंद्र दुबे की बात करें तो कोयला एवं खनन राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। साथ ही साथ राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया है और इन्हें भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। मनसुख मांडविया को श्रम मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले एविएशन मिनिस्टर थे, इन्हें संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। महिला एवं विकास कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ साथ भूपेंद्र यादव की बात करेंगे, उन्हें पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। तो पर्यावरण मंत्रालय भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है भूपेंद्र यादव के लिए। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो आज मोदी कैबिनेट में किसे किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अन्य नामों की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोदी कैबिनेट 3.0 में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है। और चलिए मोदी 3.0 में कैसे मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ, उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं, इस खबर को समझाते हैं। अमित शाह फिर से गृह मंत्री बनाए गए हैं। गृह मंत्री का पद प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पद माना जाता है। गृह मंत्री के पास आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है और देश का बड़ा पुलिस बल इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया है। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय पहले भी दिया गया था, एक बार फिर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां इन मंत्रालयों में इन मंत्रियों को दी गई हैं और अमित शाह फिर से गृह मंत्री बने हैं। गृह मंत्री का पद प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर का है। गृह मंत्री के पास आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है और देश का बहुत बड़ा पुलिस बल इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री बने हैं और रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। सरकार में रक्षा मंत्री का पद बहुत ही ज्यादा विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश बनाना और बनाई गई नीतियों को लागू कराना इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
बिहार की अगर हम बात करेंगे तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की बात करेंगे, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये बनाए गए हैं। बिहार के नजरिए से बहुत ही अहम मंत्रालय है। इसके पहले यह मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास था। पंचायती राज के जरिए गांव का विकास वो कर सकते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जरिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। यानी 2025 के लोकसभा चुनाव के पहले ललन सिंह बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस मंत्रालय के तहत उनका कार्य कैसा होता है। जीतन राम मांझी की बात करेंगे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाए गए। बिहार के नजरिए से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। बिहार में छोटे और मध्यम उद्योग की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर जीतन राम मांझी ने अच्छे से काम कर दिखाया तो बिहार का कायाकल्प हो सकता है और पलायन को एक हद तक रोका जा सकता है। चलिए अब चिराग पासवान की बात करेंगे। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए गए हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। रामविलास पासवान, पशुपति पारस भी इस विभाग को पहले संभाल चुके हैं। यानी कि पहले से विरासत में अगर पुराने समय से देखें तो उनके पिता और चाचा ने इसी विभाग को संभाला है। प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य पदार्थों को प्रोसेस करना इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आसान शब्दों में अगर हम समझें तो मुजफ्फरपुर लीची और भागलपुर में आम का उत्पादन ज्यादा होता है। आम लीची की पैकेजिंग कर देश दुनिया में बेचने की व्यवस्था फूड प्रोसेसिंग विभाग के अंतर्गत आती है और बिहार के लिए यह मंत्रालय वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है और युवा चिराग ने इस ओर अगर ध्यान दिया तो बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल सकती है। गिरिराज सिंह की बात करेंगे, कपड़ा मंत्री यानी कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट इन्हें दिया गया है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं ये। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से पूरे देश भर में मशहूर है और विदेशों में भी। बिहार में बहुत मांग है टेक्सटाइल की और गिरिराज सिंह के मंत्री बनने से सिल्क उद्योग को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है और जब उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इससे बिहार का कायाकल्प भी होगा। बढ़ते आगे, रामनाथ ठाकुर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और रामनाथ ठाकुर बिहार के किसानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार के किसानों की दशा और दिशा बदली जा सकती है। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नित्यानंद राय को फिर से गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। गृह मंत्रालय के पास देश की अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारियां होती है और प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री दूसरा सबसे ताकतवर मंत्री होता है। उसी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री होना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी बात है। सतीश चंद्र दुबे कोयला और खान राज्य मंत्री। सतीश चंद्र दुबे को कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कोयला और खनन मंत्रालय को बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है क्योंकि पूरे देश में खनन का काम इसी मंत्रालय की जिम्मे होता है और बिहार की अर्थव्यवस्था में खनन का बहुत बड़ा योगदान है। कोयला राज्य मंत्री के तौर पर सतीश चंद्र दुबे बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और लोगों के लिए शुद्ध जल बहुत जरूरी है। शुद्ध जल घर घर तक पहुंचाना इसी मंत्रालय का काम है और सरकार घर घर तक नल का जल इसी मंत्रालय के जरिए पहुंचाती है। बिहार में वैसे तो नल का जल योजना चल रही है और इस मंत्रालय के जरिए बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ करने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां बिहार के मंत्रियों को दी गई है। देखने वाली बात होगी कि ये बिहार के लोगों की उम्मीदों पर ये मंत्री कितने खड़े उतरते हैं और बिहार के विकास को कहां तक लेकर जाते हैं। बढ़ते आगे, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ही खास ख्याल रखा है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून 2024 की तारीख देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने इसी दिन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1962 के बाद लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री के रूप
लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग पर भी खास ध्यान दिया है। पीएम मोदी की कैबिनेट में सभी वर्गों को जगह दी गई है। देश में सबसे ज्यादा ओबीसी के नाम राजनीति होती है। इस कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग के कुल 27 सांसद मंत्री बने हैं, जो कुल मंत्रियों की संख्या का करीब 37% है। मोदी की नई टीम में 10 मंत्री एससी यानी अनुसूचित वर्ग के हैं, जबकि 5 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग से मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट में सवर्ण वर्ग के 21 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 8 ब्राह्मण और 3 राजपूत के साथ 2 भूमिहार नेताओं को मंत्री बनाया गया है। हालांकि इन अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्रियों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मोदी की तीसरी सरकार में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। इस बार 7 महिला सांसद मंत्री बनी हैं। इसी के साथ नई कैबिनेट में महिलाओं को करीब 10% हिस्सेदारी दी गई है। यानी टीम मोदी के फॉर्मूले में सोशल इंजीनियरिंग का खासा ध्यान रखा गया है। तो देखिए, मोदी कैबिनेट की बात की जाए तो कुल मिलाकर 8 मंत्री इस मंत्रालय में शामिल हैं बिहार के। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी 2 लोग हैं। एक है संजय सेठ, राजधानी रांची से इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और उन्हें मिला है रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी, यानी कि रक्षा राज्य मंत्रालय। और इसके बाद अगर हम बात करें अन्नपूर्णा देवी की, तो अन्नपूर्णा देवी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। महिला एवं कल्याण विभाग की जिम्मेदारी जो पहले स्मृति ईरानी संभाला करती थी, अन्नपूर्णा देवी को अब ये जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते आगे, और बिहार की रुपौली विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव 10 जुलाई को होने हैं और 13 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म हुए और विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो गई। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया है। इन सभी 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। देश भर में जिन 7 राज्य की 13 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला विधानसभा सीट शामिल है। जबकि तमिलनाडु की विक्रमंडी, मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा और उत्तराखंड का बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। पंजाब की जालंधर पश्चिम और देहरा सीट पर 13 जुलाई को वोटिंग होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और नालागढ़ सीट भी उपचुनाव होने वाली सीटों में शामिल है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर बीमा भारती के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है। बीमा भारती 2020 में जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीतकर आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से चुनावी मैदान में कूद पड़ी। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव हारी हैं। सवाल है कि रुपौली के उपचुनाव में किसको टिकट मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कह दिया कि आरजेडी के लिए फर्स्ट पोस्ट परिवार के लिए आरक्षित रहता है। नीरज कुमार के बयान पर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। फर्स्ट पोस्ट, फर्स्ट परिवार, तो फिर आदरणीय मीसा भारती जी को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त करने में विलंब क्यों कर रहे हैं? 2019 में शून्य पर सिमटने वाले राष्ट्रीय जनता दल को 2024 में 4 सीट पर जीत मिली है। अभी संसद का सत्र शुरू नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी संसदीय दल का नेता कौन होगा, इस पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर बड़ा हमला बोला है। नीरज ने तंज कसते हुए कहा, आरजेडी में फर्स्ट पोस्ट परिवार के लिए आरक्षित रहता है, फिर मीसा भारती को आरजेडी संसदीय दल का नेता बनाने में देरी क्यों हो रही है? फर्स्ट पोस्ट, फर्स्ट परिवार, तो फिर आदरणीय मीसा भारती जी
को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त करने में विलंब क्यों कर रहे हैं? नीरज कुमार के बयान पर सियासत सुलग गई। आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल का नेता कौन होगा ये पार्टी के सांसद तय कर लेंगे, जेडीयू अपना घर संभाले। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के सांसद तय करेंगे। ये जेडीयू को क्या लेना देना है? जेडीयू पहले अपना घर संभाले, अपनी पार्टी बचाए। आरजेडी को लेकर दिए नीरज कुमार के बयान का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। लालू प्रसाद जी के लिए परिवार फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट है। यह सिर्फ कथनी नहीं बल्कि लालू के व्यवहार में भी दिखता है। दो बेटियों को टिकट दिया। क्या पाटलिपुत्र और सारण से राजद के कोई योग्य उम्मीदवार नहीं थे? परिवारवाद का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले लालू प्रसाद को अब अपनी बड़ी पुत्री को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बना देना चाहिए। इससे लालू जी की अवधारणा फर्स्ट पोस्ट, परिवार फर्स्ट और मजबूत होगी। आरजेडी से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले चारों नेताओं में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती भी हैं। अब विरोधी तंज कस रहे हैं कि लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल का नेता तो मीसा भारती ही बनेंगी, क्योंकि आरजेडी पहला पोस्ट तो परिवार के लिए ही आरक्षित रखता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीरज कुमार का लालू परिवार पर ये बड़ा हमला। आपने सुना, आरजेडी में फर्स्ट पोस्ट परिवार के लिए ये आरोप हमेशा से जेडीयू की तरफ से लगाए जाते रहे हैं और ये कहा जाता रहा है कि लालू प्रसाद हमेशा परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इसकी चर्चा हमेशा से सत्ता पक्ष की तरफ से आरजेडी के लिए की जाती है और ये भी कहा जाता है कि जितनी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पार्टी के भीतर है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोगों को ही सौंपी जाती है और परिवारवाद की राजनीति के लिए हमेशा से लालू परिवार को, लालू प्रसाद को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, लेकिन उससे पहले विधायक बनी कल्पना सोरेन के सामने पार्टी को संभालने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में वो फिलहाल पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। मैं कल्पना सोरेन, जो विधानसभा का सदस्य। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले गांडी सीट पर जेएमएम का झंडा लहराने वाली कल्पना सोरेन ने विधायक पद की शपथ ले ली है और पहली बार औपचारिक तौर पर झारखंड की सियासत में एंट्री मिल गई है। मैं कल्पना सोरेन, जो विधानसभा का झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में कल्पना सोरेन के सामने हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में न सिर्फ पार्टी को मजबूत करने की चुनौती है, बल्कि दोबारा पार्टी को सत्ता में लाने की दोहरी चुनौती होगी। समय कम है, लेकिन जितनी भी जिम्मेदारी बाकी है, ऐसे तो पहले से ही कार्यकाल में बहुत अच्छे काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी जो बच्चे कुछ काम है उसको पूरा करना है। समय कम है, लेकिन मैं अपनी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेकर के मैं आगे बढ़ने का। कल्पना सोरेन ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनकी नजर सिर्फ पार्टी को मजबूत करने पर है और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की है, ताकि 2019 में जिस तरह से पार्टी को सत्ता मिली थी एक बार फिर उसे बरकरार रखा जाए। 3 से 4 महीने ही बचे हुए हैं, तो 3 से 4 महीने में पार्टी के साथ में सबको मजबूती के साथ, और क्योंकि झारखंड की जनता ने अपार प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम पार्टी के सब महागठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, हर एक सिपाही हम लोग अपनी जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में झारखंड की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होगा, इसकी संभावना कम ही नजर आती है। हालांकि जब पत्रकारों ने कल्पना सोरेन की जिम्मेदारी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने दबी जुबान में ही सही लेकिन कह दिया कि जो भी चुनाव जीत कर आता है उससे उम्मीद तो रहती ही है। देखो, हर प्रतिनिधि पर बिना उम्मीद से तो नहीं रह सकता है। उम्मीद है हर आपका जितना ही जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। आम चुनाव में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने आगे बढ़कर पार्टी की कमान संभाली थी, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी और शिबू सोरेन की
सक्रिय राजनीति से दूर रहने की वजह से अब पार्टी का पूरा दारोमदार उन्हीं के कंधे पर आ गया है, जिसे वो कितने अच्छे से संभाल पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने